हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपका इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट तो रहेगा ही। तो क्या क्या है हमारा लेक्चर फ्लो और चैप्टर फ्लो, ये देखा ही है हमने। तो देख लेते हैं क्या है हमारा चैप्टर फ्लो। चैप्टर फ्लो है हमारा ये कुछ जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा के बारे में। और उसके बाद उसके कार्य यानी कि स्थूल कोणोत्तक के कार्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दृढ़ोत्तक जिसको हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, और दृढ़ोत्तक के कार्य व उपयोग पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। अब जो है ये कहाँ से आया है ना, अचानक प्रकट हो गया। कई बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे सोच रहे होंगे भाई ये क्या है। तो अगर आपको पिछले लेक्चर ध्यान है तो हमने शुरू किया था सिंपल टिश्यू यानी कि सरल उत्तक, और उसमें हम 3 प्रकार पढ़ने वाले थे। मृदुत्तक जो कि हम पढ़ चुके हैं, स्थूल कोणोत्तक जो हम आज पढ़ने वाले हैं, और दृढ़ोत्तक। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कहानी आज की। और स्थूल कोणोत्तक क्या है, देखो नाम से लग रहा होगा, थोड़ा सा मैंने आपको जनरल आइडिया भी दे दिया था इसके बाद। स्थूल का मतलब होता है जमना या जमाना, किस चीज का जम जाना क्या कहलाता है, स्थूल कोणोत्तक। अब क्या जम रहा है, क्यों जम रहा है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या जम रहा है और क्यों जम रहा है। स्थूल कोणोत्तक एक विशेष प्रकार का यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल टिश्यू है, उत्तक है, जो सामान्यतः स्तंभ, पत्ती, पुष्पांग तथा फलों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये आपको मिलेगा या तो स्तंभ में यानी कि तने में, पत्ती में, पुष्पांग यानी कि पुष्पों के अंग में, चाहे वो पेटल्स हो, आपके दल हो, बाह्य दल, सेपल्स वगैरह, जिसकी भी आप बात करेंगे पुष्प में, उन सभी में। ठीक है, और फलों में भी आपको मिलेगा। जनरली जो है, अगर आपको थोड़ी पिछली क्लास याद आ रही हो तो मैंने आपसे कहा था कि एपिडर्मिस के नीचे जो है हाइपोडर्मिस भी होता है। बस वो हाइपोडर्मिस में कहीं ना कहीं कई बार कोलेनकाइमा जैसे टिश्यूज हमें मिलते हैं। ठीक है, यह एक जीवित उत्तक है। अब ये क्या है, जीवित है यानी कि बहुत एक्टिव है। ठीक है, इसमें पर्याप्त तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये क्या होता है, तनन सामर्थ्य की बाहरी आघातों से, है ना, बाहरी आघातों से ये अपने आप को सुरक्षित रख पाता है कि बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तूफान आ रहे हैं, फिर भी पेड़ जो है वो खड़ा रहता है। उसको तने को खड़ा करने में, मजबूती प्रदान करने में कोलेनकाइमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी तरह स्क्लेरेनकाइमा और दूसरे उत्तक भी आते हैं, लेकिन इसका भी रोल है क्योंकि इसकी वॉल वगैरह पे जो थिकनिंग है, जो लाइनिंग है, वो इसे एक टेंसाइल यानी तनन सामर्थ्य देती है, यानी कि खिंचाव के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाती है। उसी को बोलते हैं हम तनन सामर्थ्य, यानी कि कोई भी जोर या खिंचाव लगे तो ये एज इट इज बना रहे। स्थूल कोणोत्तक प्राय बाहरी त्वचा तथा कुछ मृदुत्तक की परतों के नीचे स्थित होता है। जो कि मैंने अभी कहा कि जब हमने बात की थी कि सबसे पहले किसी भी प्लांट में बाहर की ओर जो परत होती है उसे हम एपिडर्मिस यानी कि बाहरी त्वचा कहते हैं। राइट, इसी के नीचे कोई भी प्रकार का उत्तक हो सकता है, या तो वो नॉर्मल पेरेन्काइमा हो यानी कि सिंपल सेल्स हो सकती है, या फिर कोलेनकाइमा प्रकार का उत्तक हो सकता है, जैसा कि अभी मैं ड्रॉ करने वाली हूं। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल पेरेन्काइमा। लेकिन जब इसमें थिकनिंग आ जाती है वॉल के अंदर यानी कि भित्ति के अंदर कोशिकाओं की, तो हम इसे क्या कह देते हैं, कोलेनकाइमा कह देते हैं। अभी पढ़ेंगे। जनरली इसमें क्या होता है कि ये मान लो ये सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, इसकी भित्ति के अंदर नॉर्मली पैक्टीन होता है। जनरली पैक्टीन की थिकनिंग आ जाती है। अब वो थिकनिंग पूरी वॉल में भी हो सकती है या फिर कई कोनों पे भी हो सकती है।
ठीक है, तो वो थिकनिंग डिपेंड करेगी और उसके अभी हम टाइप भी पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का हमें जो है कोलेनकाइमा मिलता है। तो ये थिकनिंग की वजह से, इस थिकनिंग की वजह से इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनन सामर्थ्य भी होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? बाहर त्वचा के नीचे आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, हम आपको सेक्शंस भी कट करके दिखाएंगे प्लांट के पार्ट्स के, यानी रूट के, स्टेम के, कोशिश करेंगे है ना आपको सेक्शंस दिखाने की, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और बुक में जब आप पढ़ेंगे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, तब भी आपको पता चलेगा कि ये कहाँ होती है। एपिडर्मिस के नीचे आपको जनरली मिल जाएगी, जिसे जनरली हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं बहुभुजीय होती हैं। ये देखो मैंने बहुभुजीय बनाई है, यानी कि ऐसी कुछ, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब हम जैसा शेप बनाते हैं मैथ्स में ऐसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुभुज का मतलब कि उसमें बहुत सारी भुजाएं हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। बहुभुज प्रकार की यानी पॉलीगोन प्रकार की आपको शेप दिखेगा, तथा कुछ लंबी होती है जो देखने में गोल सी प्रतीत होती है। कुछ कैसी होगी? ऐसी लंबी इन द सेंस कि आप ओवल शेप कह सकते हैं, अंडाकार शेप कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लंबापन लिए हुए रहता है, तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये लंबी है, जबकि ये कैसी होगी? ओवल शेप या अंडाकार होगी, ठीक है। इनकी भित्तियां कोनों पर स्थूलित होती है। स्थूलित का मतलब जमाव होता है इनकी भित्तियों पर। यह स्थूलन सेलुलोज अथवा पेक्टिन के कारण होता है। किस कारण होता है? अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अगर एक सेल है या गोल भी है, दोनों टाइप की मैं बना देती हूं आपको, तो इसकी भित्तियों में क्या हो जाएगा? पेक्टिन का जमाव हो जाता है। मतलब कि धीरे धीरे इसकी भित्तियों में इस तरह से पेक्टिन जमा होने लग जाता है। तो ये नॉर्मल जो आपकी भित्ति है, यानी नॉर्मल जो सेल वॉल है, भित्ति किसको कह रहे हैं हम? सेल वॉल को, कोशिका भित्ति, क्योंकि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल में क्या होगा? पेक्टिन का जमा होने लग जाता है, या फिर किसका? सेलुलोज का जमा होने लग जाता है। लेकिन जनरली आपको पेक्टिन देखने को मिलेगा। सेलुलोज तो ऑलरेडी भित्ति के अंदर होता ही है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज जनरली पाया जाता है, लेकिन इनमें और सेलुलोज और पेक्टिन इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ मोटी हो जाती है। नॉर्मल सेल से, नॉर्मल कोशिकाओं से इनकी भित्ति क्या हो जाएगी? मोटी। अब ये जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब जगह जमाव हो। अभी आप देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जमाव होता है। इसलिए इसे स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमेटस या कोलेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। जब कोशिका भित्ति के चारों ओर समान रूप से, अब टाइप आने वाले हैं कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोणोत्तक के, थोड़ा सा देखिएगा इसे, समान रूप से स्थूलन पाया जाता है, तो इससे लेकुनर यानी कि लेकुनर को इंग्लिश में भी लेकुनरी कहेंगे, हिंदी में भी लेकुनरी कहेंगे। अगर आपको कहीं दिखे तो गुहीय लिखा हुआ दिख सकता है हिंदी में, ठीक है। लेकुनर स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश में इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोशिकाएं, ठीक है। इन कोशिकाओं में क्या होगा? अगर समान रूप से, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, इनकी भित्ति के चारों ओर समान रूप से, मतलब कि सब में एक एक लेयर, यहाँ पे भी ऐसे ही, ऐसे यहाँ पे भी अगर जमाव है किसका? पेक्टिन या सेलुलोज का, तो उसको हम क्या बोल देंगे? लेकुनर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो जमाव कहाँ है? बाहर की ओर परत में। बीच में क्या दिख रही है आपको? गुहा दिख रही है, कि एक स्पेस दिख रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लेकुनर। लेकुनर का मतलब होता है गुहीय, यानी कि गुहा हो जिसमें। तो भाई चारों ओर समान रूप से जमाव होने की वजह से इसमें क्या होगा? बीच में हमें गुहा जैसा दिखता है, यानी खाली स्पेस दिखता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? लेकुनर, ठीक है। अंतराकोशिकीय अवकाश यानी कि इंट्रासेल्युलर स्पेस या इंटरसेल्युलर स्पेस जिसे हम कहते हैं, ये आपको बताया था कि 2 या 3 कोशिकाएं, उनके बीच में अगर जगह है तो उसे हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और एक होता है इंट्रासेल्युलर स्पेस,
दो चीजें होती है। इंटरसेल्यूलर तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं के बीच अगर कोई स्पेस है, जैसा कि मैंने बनाया नहीं है लेकिन होता है, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, तो उसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। ये क्या है? इंट्रासेल्यूलर है, यानी कि ये कई बार जमाव इतना गहरा हो जाता है कि बीच का ये जो स्पेस आपको अभी दिख रहा है ये भी नहीं दिखता। मान लो मैं इसको और ऐसा कर दूं तो कई बार इसकी बीच वाली गुहा भी गायब हो जाएगी, क्योंकि बीच में भी पैक्टिन और सेलुलोज का जमा होने लग गया है। तो कई बार इनमें क्या होता है, इंट्राकोशिकीय अवकाश भी गायब होता है, और ये वाला तो गायब ही है। इंटरसेल्युलर यानी अंतर कोशिकीय तो गायब ही है, इंटर, और अंतरा को हम बोलते हैं इंट्रा। ठीक, चलिए, कुछ स्थूल कोण ऊतक में अरीय भित्ति की अपेक्षा स्पर्श रेखीय भित्ति में भी अधिक निक्षेपण होता है, तब इसे स्तरित यानी कि स्थूल कोण ऊतक या लैमिनर कोलेनकाइमा कहते हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये जनरली आपको लंबी वाली में दिखेगा, है ना। अगर कोई ऐसी, मान लो ये कोशिका है, ये कैसे भी शेप की कोशिका है, ये आपस में मैं सभी शेप बना देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो कि मैम आपने तो लंबा बनाया था और यहाँ तो आड़ा दिया है। ये कोशिकाएं हैं। अब इनमें क्या हो, स्पर्श रेखीय, अरीय भित्ति के स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जब हम अगर सर्कल की बात करते हैं मैथ्स में तो हम बोलते हैं कि किसी भी सर्कल को टच होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये यही है। अब इसकी स्पर्श रेखा, मान लो इन कोशिकाओं के बीच में चाहे वो गोल भी हो, एक गोल वाला भी बता देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो, यहां पे जमाव हो जाए ऐसे ऐसे, इसमें भी हो जाए, यहां पे देखो तो इसमें ऐसे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये स्पर्श रेखीय है, मतलब एक दूसरे को टच करने वाली कोशिकाएं जहां पे एक दूसरे को टच कर रही है, उन जगहों पे भी क्या हो गया है, भित्तीय रेखीय, यानी कि क्या हो गया है, रेखीय भित्ति पे जमाव हो गया है, पैक्टिन का निक्षेपण हो गया है। निक्षेपण का मतलब जमाव हो गया है, तो ऐसे को हम बोलेंगे लैमिनर कोलेनकाइमा। लैमिनर का मतलब होता है परत, तो ये देखो एक परत सा जो है आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको लैमिनर बोल देते हैं। वह स्थूल कोणोत्तक जिसमें निक्षेपण अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाया जाता है रिक्तिका युक्त स्थूल कोणोत्तक कहलाते हैं। ये क्या है कि मान लो कई बार स्पेस रह भी गया, इसमें और इन तीनों में स्पेस रह गया, और यहां पे भी स्पेस रह गया। ठीक है, अब क्या होगा, अंतराकोशिकीय अवकाश और इंटरसेल्युलर में क्या होगा, यहां पे जमाव हो जाएगा। कलर कौन सा ले, यहां पे ऐसे, जहां जहां पे स्पेस था, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा स्पेस बताया है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। ऐसी जगहों पे जहां पे स्पेस था वहां पे भी क्या हो गया है भाई, जमाव हो गया है। ठीक है, प्लस क्या हो गया है, अंदर भी जमाव होने लग गया है। वही मैंने कहा पूरी ल्यूमेन गायब हो जाए अगर ऐसे, इस तरह से, तो इसको क्या बोल देंगे हम, रिक्तिका युक्त कह देंगे। रिक्तिका का मतलब होता है कि वैक्यूल, वैसे तो हम रिक्तिका का मीनिंग लेते हैं खाली जगह से, वैक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जमा हो गया बीच में, यहाँ पे भी, तो अब छोटा सा कोई स्पेस बचा है जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी जगह बची है, जिसको हम बोल रहे हैं कि वैक्यूल जैसा कुछ बन गया है, यानी रिक्त स्थान बन गया है वहां पे, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका युक्त। जब निक्षेपण कोलेनकाइमा की दो कोशिकाओं के मिलने के स्थान पर पाया जाए तो कोणीय या एंगुलर, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, एंगुलर कोलेनकाइमा। ठीक है, ये क्या मतलब है, आपको तो सब एक जैसा दिख रहा होगा, है ना, लेकिन अलग है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। इसमें क्या आया कि कोणों पे
हो जाए, कोणों पे मतलब एंगल किसको कहते हैं हम, जहां पे दो भुजाएं मिलती है उसको एंगल कहते हैं। तो मान लो इसको बहुभुज से समझाती हूं मैं आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है। अब एंगल यानी कि कोण किसको कहते हैं, जहां पे दो भुजाएं मिलती है। अब इनकी दो दो भुजाएं कहाँ मिल रही है जरा देखो, एक तो यहाँ मिल रही है, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पे जमाव हो गया। फिर ये वाली और ये वाली यहाँ पे जमाव हो गया। फिर ये दोनों यहाँ मिल रही है, यहाँ जमाव हो गया, यहाँ पे जमाव हो गया। इसी तरह इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस पे, इस पे, इस पे। अगर किसी एंगल, अब ये आपको इससे तो अलग ही दिख रहा है, देखो ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग है और ये अलग है ना। इसमें क्या हो रहा है, एंगल पे, कोनों पे, आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि कोने पर क्या हो रहा है, जमाव हो जाता है। तो इनका संरचना थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इसलिए हम इसको कोणीय या एंगुलर टाइप का कोलेनकाइमा कहते हैं। अब स्थूल कोणोत्तक के कार्य क्या है, उससे पहले मैं आपको कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, इमेज दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है वो वाला जहां अंतराकोशिकीय अवकाश में क्या हो जाता है, देखो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है आपको, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, ये ब्लैक ब्लैक पैक्टिन और सेल्यूलोज का जमाव है। ये वो वाली है अंतराकोशिकीय अवकाश में जबकि जहां क्या हो जाता है, जमाव होने लग जाता है। ठीक है, ये लैमिनर वाली है, इसकी बाहर यहाँ पे जमाव है, बाहर की तरफ। अंतराकोशिकीय अवकाश में तो है ही, बाहर भी जमाव है, तो ये लैमिनर वाली है, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं परतीय या स्पर्श रेखीय वाली। और ये है एंगुलर वाली, जिसको हम कोणीय कह रहे हैं। इनके देखो कोण पे आपको रेड रेड जहां पे दिख रहा है, ये सेल्स है, और इनकी जहां पे रेड रेड आपको दिख रहा है वो क्या है, इनकी वो थिकनिंग है पैक्टिन की। तो क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, इन सब में सेल वॉल तो है ही, ठीक है, तो ये सेल वॉल है इसकी। उसके बाद आपको सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लेबल नहीं कर रखी है, सेल मेम्ब्रेन भी होगी क्योंकि प्लांट सेल है। उसके बाद आपको ये बीच में खाली जगह दिख रही है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, तो ये वैक्यूल जैसी संरचना, देखो यहाँ पे भी जमाव हो गया है इसके, जिसकी वजह से एक रिक्त स्थान बन गया है, जो हमने बोला ना कि रिक्तिका युक्त कोलेनकाइमा, ये वो वाली रिक्तिका युक्त भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसके बीच में वैक्यूल बन गया है, क्योंकि चारों तरफ लिग्निन या पैक्टिन का जमाव हो गया है। और पैक्टिन का जमाव कोण पर भी है, तो आप दोनों तरह की इसमें देख पा रहे हैं, रिक्तिका युक्त भी देख पा रहे हैं और कोण वाली यानी कि एंगुलर वाली भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है तीनों जो फिगर हैं वो किसके हैं, कोलेनकाइमा के यानी कि स्थूल कोणोत्तक के। ये दो डिफरेंट है, इसका नंबर आएगा जब देखेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यह पौधों को क्या फंक्शंस है स्थूल कोणोत्तक के, ये देख लेते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। यह पौधों को यांत्रिक दृढ़ता यानी कि मैकेनिकल रिजिडिटी प्रदान करती है। क्या मतलब है, वही जो मैंने आपसे कहा कि भाई आंधी तूफान भारी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी पौधा पेड़ जो है वो एज इट इज खड़ा हुआ है, तो उसको ये शक्ति प्रदान करना, यानी कि यांत्रिक आघातों से जो मैकेनिकल उस पर आघात हो रहे हैं उससे जो सुरक्षा प्रदान करने का काम है वो किसका होता है, कोलेनकाइमा का होता है। स्क्लेरेनकाइमा भी करती है लेकिन बाहर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे तो यही है, सबसे पहले तो इसी को क्या करना है, रेजिस्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है, और इसमें हमने पढ़ा भी कि इसमें तनन सामर्थ्य होता है। ठीक है, कभी कभी यह प्रकाश संश्लेषण तथा भोजन संचय भी करती है। क्यों करती है भाई, प्लांट सेल में जब हम बात करते हैं, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बाहरी त्वचा की बात करते हैं, देखो प्लांट की सभी सेल्स में क्या होती है, हरित लवक होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। अगर हम प्लांट की पत्ती को खोलें तो ऊपर की तरफ आपको एक और मेम्ब्रेन मिलती है थिन सी, जिसको बोलते हैं हम क्यूटिकल मेम्ब्रेन। जनरली ये मरुद्भिद पादप जो जीरोपिटिक प्लांट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो आप निकालेंगे ना पत्ती में से एक थिन लेयर निकालेंगे, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी दिखेगी। वो ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं है। एपिडर्मिस में भी होता है हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, लेकिन कम मात्रा में होता है। इसी तरह नीचे वाली जिसको हम हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं यानी कि अधस त्वचा बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि मृदुत्व की भी हो सकती है यानी कि पैरेनकाइमेटस भी हो सकती है और कोलेनकाइमेटस भी हो सकती है। तो कोलेनकाइमा में अगर हरित लवक है, ऑब्वियसली है क्योंकि प्लांट की सभी सेल में होता है, तो कई बार ये प्रकाश संश्लेषण भी करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होता है, इसका योगदान होता है। तो आप बोलेंगे क्या सभी सेल प्रकाश संश्लेषण नहीं करती? नहीं करती। अभी जब आप स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और ये पढ़ेंगे
नीचे की तरफ जाइलम फ्लोएम, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती क्योंकि वहां तक पहले तो सनलाइट नहीं पहुंच पाती उनके, प्लस क्लोरोफिल वगैरह भी कम मात्रा में होता है, ठीक है, ग्रेना वगैरह भी कम मात्रा में होते हैं। आप बोलेंगे अभी ग्रेना क्या होता है, आएगा धीरे धीरे सब आएगा, है ना। ग्रेना वो स्पॉट है जो लाइट को लेता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में बहुत योगदान करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जनरली। कोशिका अंगक भी पढ़ने हैं हमें। प्रकाश संश्लेषण तथा भोजन का संचय भी करती है, मतलब स्टोरेज ऑफ फूड भी करती है, स्टार्च स्टोर कर लेगी, प्रोटीन स्टोर कर लेगी, जो भी। और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि इसी वजह से हमें मॉडिफाइड स्टेम और मॉडिफाइड रूट्स मिलती है। गाजर, मूली, आलू, ये सब तना या जड़ जैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी प्रकार का स्टोरेज ऑफ फूड कर रखा है। मृदुत्तक की कोशिकाएं भी करती है। अभी आप बोलेंगे मैम आपने तो बताया था कि मृदुत्तक की कोशिकाएं भी खाद्य संचय करती है, ये भी करती है, ठीक है। द्विबीजपत्री यानी कि जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट है के तनों में यह हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो जनरली हम कह रहे हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधों में अदस जो हमारी एपिडर्मिस है उसके नीचे वाली कोशिकाएं लगभग सेम सी होती है, उनमें ऐसा भेदभाव नहीं होता कि ये हाइपोडर्मिस है और ये एपिडर्मिस है और ये पेरिकार्म, उनमें जनरली मृदुत्तकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब वो लीफ में अलग टाइप की होती है, तने में अलग टाइप की होगी, जड़ में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन द्विबीजपत्री में जनरली मृदुत्तकीय कोशिकाओं के जस्ट नीचे ही क्या मिल जाती है आपको, कॉलेनकाइमा मिल जाता है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस यानी अधस त्वचा। अधस त्वचा, ठीक, हाइपोडर्मिस। अब बात करते हैं दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये उससे भी ज्यादा मतलब कि कॉलेनकाइमा से भी ज्यादा दृढ़ता प्रदान करती है। नाम में ही देखो दिख रहा है दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं, और दृढ़ भी होती है, ठोस भी, ठोस इन द सेंस की कठोर होती है। अभी आप बोलेंगे ठोस होती है, पत्थर है क्या? दृढ़ोत्तकीय मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल उत्तक है, क्योंकि हम सरल उत्तक के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और हमें कई बुक्स आपको ऐसी मिलेगी जो बहुत ऐसा डिटेल में ग्रेजुएशन लेवल का उन्होंने दे रखा है, आपको वो नहीं भट करना है। हम कोशिश करते हैं कि हम नीट तक पहुंच जाए, वहां तक मैं आपको लेकर जाती हूँ। 1-2% जो छूट जाता है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हो जाता है हमारा, तो इसको कोशिश करना कि किताबों से ना भटको आप, क्योंकि कई बच्चे, कई बुक्स ऐसी मेरे पास भी हैं जिसमें बहुत डिटेल में दे रखा है 11th-12th की क्लासेस में, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा उतना ग्रेजुएशन लेवल तक हमें जाना नहीं है, हमें 11th-12th और स्पेशली एनसीईआरटी तक रहना है, ठीक है। निर्मित होती है, निर्मित एक प्रकार का सरल उत्तक है। परिपक्व यानी कि जो मैच्योर हो जाती है दृढ़ोत्तक कोशिकाएं यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जब मैच्योर हो जाती है, कोशिकाओं में गुहा बहुत छोटी होती है तथा इनमें प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। क्या खासियत है इनकी कि पहले तो ये नॉर्मल पैरेनकाइमेटस सेल बनेगी, इनमें भी जमाव होता है लेकिन इनमें लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो इनमें क्या होता है, जब ये परिपक्व हो जाती है तो इनमें भी क्या होता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। अब लिग्निन जाएगा तो जाएगा कहाँ, कोशिका की साइज तो सेम ही है ना, कोशिका का आकार तो बढ़ नहीं रहा। अब ये लिग्निन जमा होने की वजह से क्या होगा, एक तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है जिसी को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट करके बहुत पहले पूछा था, मैम प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेम होता है क्या? हाँ, सेम होता है, ठीक है, जिसको हम जीव द्रव्य भी कहते हैं और इसी को हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि सारी जगह तो लिग्निन ने घेर ली है। उसके बाद ये तो गुहा भी छोटी हो जाती है और जो है प्रोटोप्लाज्म या तो बहुत कम हो जाएगा और धीरे धीरे, क्योंकि लिग्निन भरे जा रहा है उसमें, ये लिग्निन यहीं नहीं रुकता, ये खौखोड़े टाइप का इंसान है, इसको जगह मिलती है तो ये फैलता जाता है, फैलता जाता है, पसरता जाता है, बाहर से अंदर की तरफ जमा होता जाता है इसमें, और धीरे धीरे ये लिग्निन इतना बढ़ जाएगा कि ये पूरी गुहा को भी खा सकता है और प्रोटोप्लाज्म को भी खा सकता है।
तो या तो ये पूरी गुहा गायब हो जाएगी और प्रोटोप्लाज्म भी गायब हो जाएगा, या फिर अगर है तो बहुत ही कम मात्रा में है। दोनों ही सिचुएशन है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो परिपक्व कैसे हो रही है। अगर आप स्टार्टिंग वाली स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे तो आपको अच्छे से प्रोटोप्लाज्म और गुहा दिखेगी, फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होगी यानी परिपक्व होगी तो आपको गुहा जो है वो बहुत छोटी और प्रोटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और इस प्रोटोप्लाज्म के गायब होने से होगा क्या भाई, कोशिका का आधार ही प्रोटोप्लाज्म है, वही गायब हो गया तो बचा क्या, मृत कोशिका, जिसको हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय कोशिका बन जाएगी ये। ठीक है, अतः ये कोशिकाएं अजीवित होती है, जो कि मैंने कह दिया कि ये नॉन लिविंग है यानी कि मृत है। इनमें न तो अब कुछ वृद्धि होनी है, न इनमें कभी कोई विभाजन होना है, ये एज इट इज जैसी है वैसी रहेगी, बस लिग्निन बढ़ता जाएगा इनमें। ठीक है, होती है। इनकी भित्तियों पर अत्यधिक लिग्निन जमा होता है, जो कि मैंने कह दिया कि यहाँ पे क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होने लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे जो आपको कोलेनकाइमा और इससे अलग करती है। कोलेनकाइमा में क्या होता है, पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव बता रहे हैं हम, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लिग्निन का जमाव बता रहे हैं। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, बस यही है पौधे में मेन क्या है, यांत्रिक शक्ति या फिर जल या खाने का संवहन बचा होता है और प्रकाश संश्लेषण, बाकी कुछ बचा होता है तो वो, तो ये भी क्या करती है, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है एवं पौधों के स्तंभ, पत्ती, फलों के छिलके में पाई जाती है। क्योंकि ये हार्ड होती है थोड़ी सी, लिग्निन जमा हो जाने की वजह से ये कोशिकाएं कठोर हो जाती है। तो जनरली आपको पौधे के जो कठोर भाग होते हैं, जैसे फल है, फल का जो छिलका होता है ऊपर का, वो नॉर्मली हार्ड होता है अंदर वाले फल से, जो फल बित्ती बनाता है, तो वो उसका छिलके में भी ये होती है। प्लस स्तंभ के आसपास यानी हाइपोडर्मिस वाले एरिया में, अधस चर्म के नीचे जो एरिया होता है एपिडर्मिस के नीचे, वहां पे मिल सकती है, पत्तियों में मिल सकती है आपको, तो वहां पे ये ज्यादातर आपको मिलेगी। और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी इसकी कहाँ और मिलती है, आएंगे तब। इनकी कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, इनमें हमें दो प्रकार की मिलती है। सबसे पहली दृढ़ उत्तक तंतु यानी कि स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर जिसको हम कहते हैं, नाम से लग रहा होगा तंतु फाइबर, मतलब ये कुछ ऐसी संरचनाएं होंगी फाइबर जैसी, और इसको कई बुक्स में ऐसे भी बना रखा है, दोनों ही सेम है। ठीक है, यह बहुत लंबे होते हैं यानी कि लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं। इनकी भित्तियां लिग्निन युक्त होती है, जो कि है, इसीलिए हम इसको स्क्लेरेन्काइमेटस बोल रहे हैं। ये बहुत रेशे मतलब बाल के जैसे तंतु के समान होते हैं, और इनमें क्या होगा, लिग्निन का जमाव तो करना ही है। ये लोग कर देते हैं, इसको बुरा लग जाएगा, वरना ये कहेगा मेरे को लिग्निन नहीं दिया, सारी कोशिकाओं को लिग्निन बनाया। और कई में आपको ऐसी भी दिखेगी, बीच बीच में छिद्र भी बताए जाएंगे ऐसे। ये सब डायग्राम स्क्लेरेन्काइमा के ही है। ठीक है, यह दोनों छोर, इनके दोनों छोर नुकीले व लंबे होते हैं, दिख ही रहे हैं आपको, नुकीले और लंबे। इनकी गुहा ल्यूमेन बहुत संकरी होती है, वो हम पहले ही कह चुके हैं कि क्योंकि क्या होगा भाई, डिपोजिशन होता जा रहा है लिग्निन का, तो गुहा वैसे ही छोटी हो रही है, और फिर ऊपर से ये पतली और लंबी अलग है, धागे के समान, तंतु के समान, तो इसकी गुहा तो गोल के कंपैरिजन में वैसे भी छोटी है। एक गोल कोशिका के कंपैरिजन करो आप तो इसकी गुहा तो वैसे भी छोटी है। तो सक्रिय गुहा यानी कि ल्यूमेन इनकी कैसी है, बहुत ही छोटी है, और लिग्निन का जमा ऊपर से है ना, कंगाली में आटा गीला। तथा कभी कभी ये ठोस भी हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा लिग्निन का जमाव हो गया इनमें तो फिर ये बहुत ही हार्ड हो जाती है। ये जाइलम, फ्लोएम तथा परिरंभ में पाए जाते हैं और पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। जाइलम फ्लोएम पता ही है, आगे आने वाले भी है कि जाइलम जल का और फ्लोएम जो है वो किसका, फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। उनकी संरचना हम पढ़ेंगे, जटिल उत्तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप इसको 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जाइलम, फ्लोएम और परिरंभ। परिरंभ मैंने आपको बताया था कि जब संवहन उत्तक होते हैं, ये वाले संवहन उत्तक के पहले भी एक लाइन होती है कोशिकाओं की जिसको परिरंभ यानी कि पेरिसाइकल कहते हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।
उसके बाद दूसरी प्रकार की है अष्टी कोशिकाएं। अस्टिल या अस्टिल दोनों ही सेम है, ठीक है। दृढ़ कोशिकाएं जिसको स्टोन सेल्स भी कहते हैं या स्क्लेरेटेड भी कहते हैं या स्क्लेरॉइड भी कहते हैं। ये समव्यासी होती है, मतलब कि एक जैसे व्यास की, एक समान है। समव्यासी पहले भी बताया था आपको, आइसोडायमेट्रिक कहते हैं, जिनका डायामीटर कैसा हो, सेम हो, व्यास समान हो। कुछ पौधों में अनियमित होती है, कुछ पौधों में ये कैसी मिल सकती है, अनियमित भी मिल सकती है। जनरली तो आइसोडायमेट्रिक ही होगी, लेकिन कुछ में आपको अनियमित भी मिल सकती है। और सभी में लिग्निन का जमाव तो बताना ही है, क्योंकि है ही स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। इनको स्टोन सेल्स कहते हैं। ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, इसको सुने ध्यान से, और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है इस पे। भित्ति स्थूलन दृढ़ोत्तक रेशो की तरह ही होता है, ठीक है। भित्ति स्थूलन का मतलब जो हम लिग्निन का जमाव की बात कर रहे हैं वो वैसा ही है जैसा कि फाइबर्स में है, मतलब वही भित्तियों के चारों ओर लिग्निन का जमाव है, वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इनमें अंतःकोशक गुहा, मतलब वही बीच की जो गुहा है, लगभग समाप्त हो जाती है, पूरी ही गायब। ये कोशिकाएं अत्यंत कठोर व दृढ़ होती है, बहुत ही हार्ड होती है, और आपने इसको खाया भी है, बताऊंगी कहाँ खाया है। नाशपाती, जिसको आप पेयर कहते हैं, नाशपाती खाया है सबने, ग्रीन कलर का जो एप्पल जैसा होता है, वो खाया है। नख, नख का मतलब जितने भी आपके ये जो नट होते हैं, हिंदी में देखो कई बुक्स बहुत ज्यादा हिंदी लिख देती हैं नट, ठीक है। जो आप ये ड्राई फ्रूट्स खाते हो, अखरोट है ना, काजू है, बादाम है, ये नट्स खाते हो, आदि फलों के गुदे का किरकिरापन इन्हीं कोशिकाओं के कारण होता है। कठोर बीजों व नटों के आवरण आदि में दृढ़ कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है, ठीक है। नाशपाती में आप खाते हो, एक किरकिर आती है आपके, कचर कचर। और मैं आपको बताऊं, तरबूज जब आप काटते हो, तरबूज कभी आपने काटा हो और प्लेट में जब उसका वो गिरा हुआ पानी, तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से दाने दाने दिखाई देंगे ऐसे। अब देखना, नाशपाती में तो खाते हो, किरकिर आती है अंदर, कचर कचर जो आती है, वो क्या होती हैं, वो ये दृढ़ कोशिकाएं यानी कि स्क्लेरेट्स होती हैं, ठीक है। इन्हीं को स्टोन सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा नट्स में भी आपको मिलती है, अखरोट जैसे कि मैंने कहा, और किस फ्रूट में आप देख सकते हो, कई नारियल। अब देखो ये स्टोन सेल्स भी बहुत प्रकार की होती है, इसमें स्टेरोस्क्लेरेटिड्स, ब्रैकियोस्क्लेरेटिड्स, ऐसे बहुत टाइप की सेल्स होती है। जैसे कि स्टार शेप की भी होती है ये वाली, इसको स्टेरोस्क्लेरेटिड बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप की उसके नाम से जाना जाता है, ब्रैकियोस्क्लेरेटिड, मैक्रोस्क्लेरेटिड। तो स्क्लेरेटिड के भी बहुत प्रकार है, लेकिन ना तो आपके एनसीईआरटी में उसके बारे में कुछ दे रखा है, और नहीं हमें अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ 2 प्रकार पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है आपकी पहली स्टोन सेल, और उससे पहले जो है वो कौन सी वाले, फाइबर्स। फाइबर्स लंबे लंबे होंगे और ये नॉर्मल सेल्स की तरह होंगे, जिनका शेप आपको डिफरेंटली दिख सकता है। अच्छा, ये जो फाइबर रेशे होते हैं, अच्छा उपयोग पढ़ेंगे तब आ जाएगा कि फाइबर रेशे कहाँ काम में आते हैं। दृढ़ोत्तक के कार्य एवं उपयोग, कि क्या क्या हम स्क्लेरेनकाइमा को, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स को, स्क्लेरेट को, स्टोन सेल्स को, जो भी आप बोले, कहाँ कहाँ यूज करते हैं इनको, या क्या इनका उपयोग है। ये उत्तक पौधों के अंगों को शक्ति व यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, वही इनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इनके तंतुओं का प्रयोग रस्सी, चटाई, गद्दे आदि बनाने में किया जाता है। ये जो जूट, पटसन है ना, ये आप जो देखते हैं ना, कि जिसमें क्या किया जाता है, जूट पटसन में जो आप बोरे वगैरह बनाते हैं, भूरे कलर के जो बोरे, प्लास्टिक वाले की बात नहीं करी, जूट के बैग्स बनाते हैं आजकल, है ना, वो कैसे बनाते हैं, वो ये इन स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, जो हमने 2 कोशिकाएं पढ़ी ना, स्क्लेरेटिड और एक स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर पढ़ा, दृढ़ोत्तकीय रेशे, है ना, तंतु। तो वो जो रहते हैं, वो क्या किया जाता है, पटसन को, है ना, पहले तो भिगोया जाता है, जूट और पटसन को पानी में बहुत दिनों तक भिगोया जाता है। भिगोते हैं तो बाकी सारी सेल्स तो मृत होके डेड हो जाती है, गल जाती है, लेकिन ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, इनमें लिग्निन जमा हुआ रहता है, वो पानी में इतना जल्दी डिजोल्व भी नहीं होता और न ही पानी के अंदर घुलता है,
वो एज इट इज रेशो की फॉर्म में बड़े बड़े लंबे लंबे रेशे हमें पानी के अंदर बिखरे हुए से दिख जाते हैं। फिर उनको निकाल के सेपरेट करके, और आपने रस्सी तो देखी है भूरे वाली, या बोरे देखे हैं कैसे रेशे टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स ही होते हैं। ठीक है, उनसे ये जूट के बैग्स बनाए जाते हैं जो आप देखते हैं, रस्सियाँ, चटाइयाँ, गद्दे, ये सब इनसे बनाए जाते हैं। सुखा के फिर इनको, भाई काम तो मशीन, आजकल तो मशीनें आ गई, पहले हाथों से किया जाता था, रस्सियाँ भी बनाई जाती है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, और पानी की कमी वाले स्थानों में उगने वाले पौधों में यह बहुतायत से पाया जाता है। मरुद्भिद पौधे, जीरोफिटिक प्लांट जिनको हम कहते हैं, उनमें आपको क्या दिखेगा, मैक्सिममली इस टाइप के टिश्यूज दिखेंगे। इससे पौधे को जल की कम आवश्यकता होती है तथा वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। ठीक है, क्या कारण है कि वहां पाए जाते हैं, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स को कम वाटर चाहिए, इनको जगह ही नहीं, जीव द्रव्य इनके पास है नहीं, मृत है, और जीव द्रव्य में ही पानी रहता है, जल की मैक्सिमम क्वांटिटी, लिग्निन जमा पड़ा हुआ है, तो इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वहाँ उस एरिया में पाए जाने वाले जो जीरोफिटिक प्लांट है उनमें स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू की। तो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू भी ऐसा कुछ नहीं, बस उसमें जमाव है, जो आपको बताया, ऐसी लाइनिंग है ना, या तो फाइबर के फॉर्म में ऐसे, ठीक है, और ऐसे बनाना चाहते हो तो भी ये लिग्निन का जमाव होगा इनमें। ये समव्यासी होती है, ये बात तो हम कर चुके हैं। ठीक है, इनमें ऐसे एंगुलर टाइप के और ऐसे डिपोजिशन नहीं होते जैसे कि कॉलिनकाइमा में होते हैं। ये किसी फ्रूट का सेक्शन है, और इसमें आपको जो पिंक कलर की सेल्स नजर आ रही है वो है स्क्लेरेटिड, ये जिसको हम स्टोन सेल्स बोल रहे हैं। ठीक है, स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स, स्क्लेरेटिड्स, ठीक है, जो भी बोलो, स्टोन सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं ये, और इसी की वजह से आपको जो है वो किचर किचर आती है फल के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये एक और है, भाई ये जो दिख रहा है, आप इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये है आपकी स्क्लेरिड यानी कि स्टोन सेल्स, और ये आपकी नॉर्मल फाइबर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दृढ़ोत्तकीय तंतु, जो कि लंबा दिख रहा है आपको, और मैंने कहा था आपको कई जगह गैप भी दिखेगा, इसमें बनाया था, एक ड्रॉ किया था। और यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, स्क्लेरिड सेल्स है, जिसकी वजह से ये वाली सेल को जब हम बड़ा करके या डायग्रामेटिक फॉर्म में देखना चाहें तो आप देख रहे हैं इनमें ल्यूमेन कितनी सी कम है, बहुत कम ल्यूमेन हो गई है ना। जहाँ पे भी आपको ये ऑरेंज ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है, ये लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निन जमा हो गया है और सारा जीव द्रव्य तो मर ही चुका है। उसके बाद जो गुहा बची हुई है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक, ये यहाँ पे दे रखा है सेल वॉल, पित्त बीच में जो आ रहा है, और ल्यूमेन। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये जो है मैंने आपसे कहा वो तो फ्रूट में देखा आपने, फिर मैंने आपसे कहा था कि जाइलम और फ्लोएम और तने में भी ये पाया जाता है। तो ये तने का सेक्शन है, और तने के सेक्शन में आपको चारों तरफ नॉर्मल सेल्स दिख रही होंगी, और बीच वाली जो कोशिकाएं हैं वो आपको दिख रही है, ये ही है हमारी स्क्लेरेंकाइमेटस। और इसमें आप देखेंगे तो आपको डबल डबल दिख रहा होगा, ऐसे जाइलम फ्लोएम के अंतर्गत पाया जाता है। ये जो है, ये क्या है, ये पूरा ही मतलब पिंक पिंक। जाइलम फ्लोएम के अंदर भी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, अभी जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें भी फाइबर्स होते हैं, उसमें भी नॉर्मल सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, लेकिन स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स भी होती है। ठीक है, वहां पे भी पाई जाती है। तो ये उसका सेक्शन है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट टाइप है टिश्यू का यानी ऊतक का, उस और, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे अगले वीडियो लेक्चर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।